जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, ये मैंने 2024 का ऑफिशियल पेपर साइंस का लेकर आया हूँ, विज्ञान का, जिसमें 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करूँगा। अभी मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ वीडियो, जिसमें 1 से 41 तक ही क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। फिर पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे 40 से 80 तक क्वेश्चन का डिस्कशन। 2 पार्ट में मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे समझाना भी रहता है, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, और लंबा वीडियो ना बने इसीलिए मैं 2 पार्ट में इसको करके लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इसमें भी कह रहा है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 प्रश्नों का ही उत्तर सही सही दे देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, यानी OMR शीट पे भरना है। देखो, 40 क्वेश्चन बनाओगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 40 नंबर का। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। चलो इसको मैं समझाता हूँ। देखो ये बाबू, ये टिक लगा है। देखो हमारा आंसर कौन सा आता है। यहाँ फिगर बनाते हैं। पहले अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण में बाहर से पेंट किया रहता है। यहाँ इसका पोल यानी ध्रुव होता है, इसके बीचों बीच गुजारते हैं हम मुख्य अक्ष। यहाँ दिया है फोकस रहता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र दिया है कि हमारा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। वस्तु दूरी धनात्मक कब होगा, धनात्मक होने के लिए आवर्धन धनात्मक होने के लिए ना वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनना चाहिए, और सीधा और बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होता है, जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में कोई किसी वस्तु को रखते हैं, तब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है। देखो ना, जैसे यहाँ से एक किरण निकालो तो ये फोकस से होकर निकल जाएगी, और एक हमारा ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी इसी पे और आ जाएगी इसी पे। ठीक, तो इसको पीछे मिलाइएगा, तब पीछे मिलते हुए यहाँ पे मिलेगी, तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। दिख रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो कब बना, जब 10 सेंटीमीटर के अंदर रखा, यानी 10 सेंटीमीटर से कम ही दूरी पर रखा ना, यानी 10 से इधर रखता तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता। तो इसलिए हमारा आवर्धन इस कंडीशन में पूरा क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से कम। 10 सेंटीमीटर से कम है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, इससे कम ही दूरी पर न रखें। मान लो 8 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 10 सेंटीमीटर से कम। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको ध्यान से समझ लेना, आगे भी और भी क्वेश्चन मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। अभी बताया ना, मान लो ये अवतल दर्पण में दिया है, तो अवतल दर्पण एक बनाएंगे, यहाँ से एक मुख्य अक्ष निकाल देंगे। यहाँ P होता है ध्रुव, और यहाँ होता है फोकस, और इतना ही दूरी पे होता है वक्रता केंद्र। तो कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से यानी ध्रुव की ओर, फोकस से जब ध्रुव की ओर अवतल दर्पण में आइएगा तो आवर्धन का मान क्या होगा, बड़ा होगा, यानी आवर्धन का मान बढ़ते चला जाएगा। देखो इस बाबू ने भी सही टिक लगाया, इसका आंसर होगा A, बढ़ता है ना। तो आवर्धन का मान, यानी इसके अंदर अगर कोई वस्तु को रखिएगा तो वही ऐसे मिलाइए और पीछे मिला दीजिए, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित, और सीधा यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक आवर्धन मिलेगा। तो ये आवर्धन हमेशा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल ऊर्जा संयंत्र, है ना, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मान लो यहाँ पहाड़ी पर इधर खूब ज़्यादा पानी रोका हुआ है, ठीक,
अब यहाँ से ऐसे निकालोगे और यहीं पे टरबाइन लगा रहता है ना, पंखी इसी को नचाता है और इधर से फिर नदी निकल जाती है, पानी अपना चला जाता है। तो यहाँ पे बांध बनाकर पानी को रोक लिया जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ पानी को लाया जाता है। तो यहाँ होता है स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज। और जब यहाँ से पानी आगे बढ़ती है तो इसमें हो जाती है गतिज ऊर्जा, है ना। तो याद रखना, तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है, तो ये होगा यानी विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी को यही ना टरबाइन रहता है, डायनेमो घूमने लगता है तो जनरेटर से इलेक्ट्रिक बनने लगता है यानी बल्ब जलने लगता है। तो ये बाबू सही टिक लगा है, इसका आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखो ये बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया है, मैं इसका स्पष्टीकरण लिख के लाया हूँ, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना आधा। आधा जैसे ही घूमेगा, देखो ना लिखा हुआ है, जब एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक आधे घूर्णन यानी 180 डिग्री जैसे घूमेगी तब तक के बाद बदल जाती है, यानी यह एसी जनरेटर का काम करता है। और जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक एसी और एक डीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा आधा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या है? अवतल दर्पण में अभी बताया ना, कोई भी वस्तु मान लो ये प्रधान अक्ष पर ये ध्रुव है और कह रहा है कि चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब बढ़ेगा कब? यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। जब चींटी फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी तब जितना ही इधर वस्तु रखिएगा, मान लो चींटी ये है और चींटी ये है, तो एक चींटी ये है तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन जितना ही ध्रुव के पास जाएगी ना इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर अगर बढ़ेगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। देखो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को, यानी यहाँ पे फोकस करना है, लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभिपेशिया। परितारिका यानी आइरिस मत मार देना, आइरिस नहीं होगा, परितारिका मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। परितारिका ना ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ दे रहा है लेंस की वक्रता को नियंत्रित कौन करता है, यानी पक्षमाभिपेशी। मान लो ऐसे आँख है, ठीक, बनाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ से चला गया दिमाग को और यहीं पे लेंस लटका रहता है, तो यहीं से ना पक्षमाभिपेशियाँ ऐसे पकड़े रहती है लेंस को, तो इसकी वक्रता को पक्षमाभिपेशी ये दोनों तरफ से कंट्रोल करती है। और यहाँ पे होता है एक पुतली और साइड से होता है क्या चीज़, आइरिस यानी परितारिका। तो ये परितारिका ना प्रकाश को नियंत्रित करता है, यहाँ से कम ज़्यादा करेगा तो प्रकाश उतना जाएगा, और यहाँ लेंस इसी लेंस को खींच खाच करेगा तब जाकर दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं कुछ लिख के लाया हूँ इसको बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही कोई भी चीज़ कलर पे दिखाई देता है। तो इसका मुख्य स्पष्टीकरण है कि कुछ बादलों में पानी की बूंदें बड़े आकार की होती है, ठीक ना। कुछ बादलों में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पानी के आकार होते हैं जो प्रकाश के सभी 7 रंगों को समान रूप में बिखेर यानी प्रकीर्णित कर देते हैं, ठीक ना। इसीलिए प्रकीर्णन के कारण कुछ बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसको लगाओ VVI, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? देखो इस बाबू ने भी सही टिक लगाया, इसका आंसर C होगा, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। अब एम्पियर बताओ किसका SI मात्रक है? तो विद्युत धारा का, है ना।
यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, है ना। और वोल्ट, वोल्ट से विभवांतर, विभवांतर का मात्रक या विभव का भी होता है। इसको याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओजोन परत का अवक्षय करता है, यानी अवक्षय का मतलब उसको नष्ट करता है। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? एटीपी नहीं, इसका आंसर होगा सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म बताओ, यानी पूरा नाम। इसका पूरा नाम होता है क्लोरो, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और इस सी से, लास्ट वाला सी से कार्बन, ठीक, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो ये जो है ना, यही अवक्षय करता है यानी नष्ट करता है ओजोन को। ओजोन का आणविक सूत्र बताओ। ओजोन का आणविक, पूछ देना कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है या सूत्र क्या होता है, तो O3। अब वहीं ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? जीवों में भी अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन द्वारा पूछ रहा है कि मुकुलन द्वारा किस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। मुकुलन द्वारा ना ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन, ईस्ट में भी होता है। और एक है हाइड्रा, हाइड्रा आपके किताब में दिया है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा ऐसे होता है, ऐसे मान लो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा तो यहीं से एक बर्ड निकलेगा और यही टूट के गिर जाएगा और यहीं से फिर एक बड़ा हाइड्रा बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा ईस्ट और हाइड्रा। और बताइएगा, अमीबा और लिस्मेनिया ये दोनों ना द्विखंडन विधि से मुकुलन करते हैं और प्लाज्मोडियम बहुखंडन विधि से, है ना। तो इसको याद रखना, प्लाज्मोडियम बहुखंडन विधि से, अमीबा द्विखंडन और लिस्मेनिया भी द्विखंडन, है ना। इसको याद रखिएगा, द्विखंडन विधि से। चलो क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा IAA। इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं, आई से इंडोल, एक ए से एसिटिक, एक ए से एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड यानी इंडोल एसिटिक अम्ल, है ना। देखो अब यहाँ पे बताया हूँ मैं, पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, 5। तो इसको याद रख लेना। एक ऑक्सिन हार्मोन है, इसी का एक भाग है IAA, है ना। मुख्य रूप से इसी का एक भाग है IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा का है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्टकट में ABA एब्सिसिक एसिड कहते हैं। और पांचवा है एथिलीन हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, यही फल को पकाता है ना। फल को पकाने में यही हार्मोन काम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। देखो आलू में कायिक प्रवर्धन ना मतलब कि आलू कैसे अपने आप का प्रजनन करता है। तो जड़ द्वारा, आलू जड़ होता है नहीं, इसका आंसर होगा तना द्वारा। अब तना में कौन कौन आता है? आलू, हल्दी, गन्ना भी तो तना ही ना है। जड़ का मतलब होता है, जैसे मान लो ये आलू है तो यहाँ से एक बड निकला है, ये जड़ तो यहाँ नीचे चला जाता है ना, ऐसे, है ना। तो ये तना होता है, सारा खाने वाला कार्बोहाइड्रेट इसी में जमा रहता है, तो ये तना है, याद रखना। आपसे कभी गलती मत करना सब। आलू में कायिक प्रवर्धन तना द्वारा होता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला ना एक प्रकार का जलीय जीव है ना। ये क्या है? जलीय जीव। हाइड्रिला से आवाज़ निकाल के देखो ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर ही तो बनता है जल, H2O जल बनता है। तो हाइड्रिला से हाइड्री मतलब जल में, यानी हाइड्रिला कहाँ पाया जाएगा? तो जल में। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? चलो इसको मैं समझाता हूँ। ब्लड
प्रेशर, ब्लड प्रेशर ना होता है, एक होता है, इसको ऐसे याद रखो, 120/80। 120 को कहते हैं सिस्टोलिक, ठीक, सिस्टोलिक, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, है ना। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 180, केवल 80, है ना। ये mmHg याद रखना ज़रूरी नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अभी पूछा है सिस्टोलिक, बाद में पूछ दे अगर डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक कितना होता है, 80, है ना। तो इसका भी आंसर ये होगा, सिस्टोलिक 120 mmHg, यानी Hg यानी पारा के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी, अब बताओ पहले उभयलिंगी किसे कहते हैं। तो उभयलिंगी का मतलब होता है ना, जिस पर नर और मादा यानी पुरुष और महिला एक ही शरीर पर हो, एक ही शरीर पर पाया जाए, एक ही शरीर पर, है ना, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब ऐसे समझ जो जैसे हमारे तरफ किन्नर जिसको नहीं कहते हैं, उसी को, मर्द और औरत दोनों का लक्षण उसमें होता है। तो उभयलिंगी बताओ, अब मनुष्य में तो दोनों आ जाएगा, मानव में एक पुरुष और एक महिला। पुरुष को ही कहते हैं नर और महिला को कहते हैं मादा। तो ये तो होगा ना, ये दोनों अलग अलग पाया जाता है, ये नहीं होगा। बकरी, बकरी में भी दो बकरी एक बकरा, तो ये भी नर मादा हो जाएगा। मछली में भी नर मादा आती है, लो नर मछली मादा मछली। लेकिन एक हाइड्रा है, इसने भी सही टिक लगाया है, यही एक उभयलिंगी का काम करता है, ठीक। उभयलिंगी में यही आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मछली में श्वसन होता है, मछली में श्वसन होता है। मछली किससे श्वास लेती है, मुंह से नहीं, मुंह तो ऐसे चलाती है, लेकिन श्वास का मेन पार्ट उसका गिल्स होता है। सही आंसर है, इसने भी सही टिक लगाया है, यानी गिल्स को कहते हैं गलफड़ा, है ना। आप फेफड़ा से हम लोग मानव यानी मानव, कुत्ता बिल्ली ये सब फेफड़ा से सांस लेते हैं। नाक तो वो रास्ता होता है, मुंह और नाक रास्ता का काम करता है, इससे केवल हवा पास करता है। फेफड़ा मेन हम लोगों का श्वसन अंग होता है, इसको याद रखना। मछली गिल्स यानी गलफड़ा द्वारा सांस श्वसन करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किलोवाट घंटा मात्रा है। किलोवाट घंटा किसका मात्रा है, देखो इसको मैं लिख के लाया, इस बाबू ने शक्ति का मार दिया। शक्ति का केवल होता है किलोवाट। कहते कि किलोवाट किसका मात्रक है, तब वो होगा शक्ति का। लेकिन किलोवाट घंटा, एच लगा दिया ना, के से किलो, डब्ल्यू से वाट, एच से आवर यानी घंटा। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होगा, इसका आंसर ए होगा। अब बताओ यही समय का मात्रक सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, जो आप लोग नहीं तोलाते हो कि इतना केजी का हम है। तो याद रखना द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। देखो अब यहाँ दे रहा है ना, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। पिछला क्वेश्चन था उसमें बताया था मैं कि लेंस की वक्रता को किसने नियंत्रित किया था, तो वहाँ हो जाएगा पक्षमाभी पेशी, है ना। लेंस उसी से चिपक कर रहता है, लेकिन यहाँ प्रकाश की मात्रा को रहा है, तो यहाँ आपका आंसर होगा परितारिका यानी आइरिस, है ना। इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस, हिंदी में परितारिका। पुतली मत मारना, पुतली तो एक माध्यम है, वही प्रकाश को आने जाने देता है, लेकिन प्रकाश का नियंत्रण परितारिका द्वारा किया जाता है हमारे आँख में, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में मैं कुछ लिख के लाया हूँ समझाने के लिए। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत मतलब बहुत दिनों से, एकदम युगों से चले आ रहा है उसी रास्ता पर। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत ना, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये गैर परंपरागत है ना। जैव मात्र बायोमास भी खत्म होगा, कभी नहीं, ये भी गैर परंपरागत है। भूतापीय ऊर्जा ये भी गैर है। इसका आंसर होगा डाब्बा, इनमें से कोई नहीं। चलो मैं समझा रहा हूँ। परंपरागत का मतलब ना जो लंबे समय से उपयोग में हो, जैसे कोयला बहुत दिनों से यूज हो रहा है, बहुत सालों साल पहले बन चुका था तो अभी तक यूज हो रहा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब
बहुत सालों से यूज हो रहा है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गैर परंपरागत ना नया नया जो बना हुआ है एनर्जी का सोर्स, उसी को कहते हैं गैर परंपरागत। ये कभी ख़त्म होने वाला है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको याद कर लेना है ना, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जैसे मान लो सोडियम होता है ना 11 परमाणु संख्या, तो इसका कोष कैसे भरोगे, बीच में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ जाता है। अब ऐसे करके है ना, तो सोडियम को 11 को कैसे भरेंगे, तो पहले कोष में 2, दूसरा में 8, अब 2 8 10 भरा गया तो लास्ट में 1। तो कैसे भरते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक 2n², तो इसका आंसर हो जाएगा C 2n²। n का मतलब ना कोष की संख्या है ना, कोष की संख्या। जैसे मान लो ये पहला कोष, इसको K से दर्शाया जाता है, इसको L से, फिर ये तीसरा का तो M से। तो मान लो हमको दूसरा का कोष में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग बना कर देखते हैं। जैसे मान लो 2 और दूसरा कोष में गए हैं ना, तो दूसरा का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो इसको याद रखना, इसका फॉर्मूला ही होता है 2n² है ना, कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या भरने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक वाला हाइड्रोकार्बन ना मीथेन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन एक आता है यानी CH4, तो एक नहीं लिखा जाता है ना, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं CH4, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। अब देखो प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसे याद किया होगा ना 10 तक कार्बन की संख्या वाला, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो प्रोप आता है 3 नंबर पे है ना, तो 3 यानी इसमें कार्बन की संख्या 3 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी 8 हाइड्रोजन की संख्या है। एल्केन के सूत्र पे चलता है। और इथेन आता है, इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2 और 2 दूना 4 2 6। उसी तरह ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C4H10 है ना, तो इसको याद रखना। डायरेक्ट भी याद कर लेना कि मीथेन का CH4, प्रोपेन का C3H8, इथेन का C2H6, ब्यूटेन का C4H10, इतना ही पूछ भी करेगा आपके एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। सबसे कम धातु का गलनांक मतलब जो ऐसे ही गल जाए। तब बताओ, कॉपर यानी तांबा गलेगा, बहुत कड़ा होता है, ये तो लोहे के बड़ा समान होता है। एल्युमिनियम गलता है जी, एल्युमिनियम भी नहीं गलता है, एल्युमिनियम ठीक। Fe से फेरस यानी लोहा भी नहीं गलेगा, ये बहुत कड़ा होता है। लेकिन सोडियम को कहीं भी फेंकोगे तो गलते गलते ऐसे में आग भी पकड़ लेता है। तो सबसे कम गलनांक इसी का है, ऐसे ही गल जाएगा, खुले हवा में छोड़ दो आग पकड़ लेगा है ना, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सोना की परमाणु संख्या क्या है। तो कुछ तत्व है ना, देखो ये बाबू 43 लगा दिया, इसका गलत है, 79 होता है 79। कुछ तत्वों का परमाणु संख्या याद रख लीजिएगा है ना, मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे सोना दे दिया, सोना का सोना, चांदी, पारा, ठीक ना, ये तीनों का अपवाद में है। पहले तो 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए आप लोगों को है ना, याद कर लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके 20 गो तक। उसके बाद सोना का होता है 79 परमाणु संख्या, चांदी का होता है 47 और पारा का जस्ट 80 है ना, इस तीनों को भी याद कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण यानी नमक है ना, तो नमक होगा जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होगा। तो HCl तो एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं, जो पेट में निकलता है। NH4OH, OH जहाँ दिखे ये क्या है, क्षार है, क्षारीय प्रकृति का है। NaOH, इसमें भी OH है तो ये भी क्षार है। लेकिन K2SO4 ये ना प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है, तो ये क्या है, ये हमारा है लवण। तो इसीलिए इसका आंसर D, लवण यही है, K2SO4। इसका नाम पोटेशियम सल्फेट है ना, K से पोटेशियम, SO4 से सल्फेट, इसको लिख लो।
पोटेशियम सल्फेट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। स्टोमाटा मतलब ना, स्टोमाटा हिंदी में इंग्लिश ही नाम है, देखो हिंदी में लिख के आया है। स्टोमाटा का मतलब होता है रंध्र, यानी जो छिद्र होता है ना पत्तियों में, तो वही दे रहा है कि वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन नहीं, वाष्प उत्सर्जन। जब भी पानी भाप बन के उड़ेगा तो उसको वाष्प में ही तो बन के उड़ता है ना, वाष्प यानी भाप, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस बाबू का गलत हो गया, इसका आंसर बी। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। अपशिष्ट यानी गंदे पदार्थों को बाहर निकालना, है ना, बाहर निकालना, उसी को अपशिष्ट कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाघ उपभोक्ता है। अब देखो उपभोक्ता दे के पूछ दिया है पोषी स्तर। चलो इसको मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान दो। एक होता है पोषी स्तर, ठीक, पोषी स्तर जैसे मान लो कि पेड़ है, पेड़ पौधा, तो पेड़ 1 नंबर का पोषी स्तर हो जाएगा। अब इसको खाएगी हिरण, तो हिरण हो जाएगी 2 नंबर का पोषी स्तर। अब हिरण को खाएगा बाघ, तो बाघ हो जाएगा 3 नंबर का पोषी स्तर। लेकिन वही पूछ दे उपभोक्ता, लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन उपभोक्ता पूछा है लेकिन ऑप्शन में पोषी स्तर दे दिया, तो उसको भी निकालना ऐसे ही होता है। तो बाघ तीसरा पोषी स्तर पर गया है, देखो इस बाबू का भी सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एक बता देता हूँ उपभोक्ता, तो उपभोक्ता में कितने नंबर पर आएगा बाघ? जैसे मान लो पेड़ पौधा है, तो पेड़ को खाएगी हिरण, अब हिरण को खाएगा बाघ, अब बाघ को खा जाएगा गिद्ध, ठीक ना। तो ये पोषी स्तर पर नहीं है, इसको जब हिरण खाएगी ना तो ये प्रथम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, हिरण को बाघ खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता, और बाघ को गिद्ध खाएगा तो तृतीय उपभोक्ता। सॉरी नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पेड़ को हिरण खाएगी तो प्रथम उपभोक्ता कहलाएगी, हिरण को बाघ खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता, और हिरण को गिद्ध खा जाएगा तो तृतीय उपभोक्ता, है ना। तो उपभोक्ता का स्तर पर बाघ आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में, लेकिन पोषी स्तर में पूछेगा तो पेड़ 1 नंबर पे, हिरण 2 नंबर पे, बाघ 3 नंबर पे, यानी पोषी स्तर में बाघ 3 नंबर पे, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, माने मानव कहाँ से आया था? भारत से नहीं, देखो इस बाबू का गलत है, इसका आंसर सी होगा, अफ्रीका। वैज्ञानिकों के अनुसार ना लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पहले कौन सा आया था जीव? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस नामक जीव भारत धरती पर आया था, सेपियंस, ठीक ना, 2 लाख वर्ष पहले। तो इसी का नाम हम लोग जाती हैं, इसी की प्रजाति हम लोग मानव है। तो मानव, और इसको वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आया कहाँ से था? तो अफ्रीका से, है ना, अफ्रीका से इसका उद्भव हुआ। तो इसी की हम लोग प्रजाति है मानव, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, यानी मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन को ना इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस होता है हमारे ग्रास नली में, ग्रास नली यानी खाने वाली भोजन नली में, इसी को कहते हैं क्या? भोजन नली। अब देखो कैसे उसमें कर्माकुंचन होता है। जैसे मान लो यहाँ फिगर बनाता हूँ मैं, यहाँ मुंह है, यहाँ से ये हमारा ग्रास नली यानी खाने वाली नली, अब यहाँ से ये पेट अमास है, ठीक ना, यहाँ से छोटी आंत है, बड़ी आंत चली जाती है, तो यहाँ से खाना आएगा। अब यहाँ से जब गिरेगा ना, अगर मान लो खुला नली रहेगा पाइप के आकार का, तो सीधा खाना आके पेट में गिरेगा बड़बड़ करके, तो लगेगा कि अरे क्या गिर रहा है। इसीलिए ना इसमें कर्माकुंचन होता है ना, इधर से दबाता है ये नली, तो ये खाने का जो निवाला होता है धीरे धीरे आके आराम से पेट में आ जाता है ना, ऐसे। तो इसीलिए ये दबाता है फिर छोड़ता है, दबाता है फिर छोड़ता है, तो इसी को कर्माकुंचन गति इसी में होता है, कर्माकुंचन, है ना, इसको याद रखिएगा। अब दे रहा है छोटी आंत। छोटी आंत में तो केवल पाचन का काम होता है। अग्नाशय, अग्नाशय होता है ना, इससे एंजाइम निकलता है, अग्नाशय से एंजाइम निकलता है। कोलोन यानी बड़ी आंत का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रास नली। चलो क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला का मतलब होता है परिवहन तंत्र ना 2 प्रकार के होते हैं।
परिवहन तंत्र। चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ, एक होता है बंद और एक होता है खुला। खुला का मतलब ना इसमें नस यानी नली नहीं पाई जाएगी, लेकिन बंद में यानी इसमें नली पाई जाएगी। नस हम लोग में नस में ही तो बहता है ना खून, तो वो बंद होता है। तो तितली में खुला परिसंचरण होता है। इसका आंसर 20 बाबू का भी सही है। लेकिन बिल्ली में नसों में खून दौड़ता है, मनुष्य में भी नस में, कबूतर में भी नस में, तो ये सब बंद होता है। लेकिन तितली में खुला दौड़ता है, इसीलिए इसका आंसर बी। और भी खुला का उदाहरण जैसे तेलचट्टा है, घोंघा है, ये सब का खुला परिसंचरण होता है। इसको याद रख लीजिए, तेलचट्टा, घोंघा, तितली, ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रक्त में यानी खून में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन को कौन लेकर चलता है खून में? वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हमारे खून में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है बहुत मात्रा में। ऑक्सीजन को ना यही पकड़ के नसों में लेके खून को साथ साथ दौड़ता है, इसीलिए हमारा खून लाल दिखाई देता है। जब ऑक्सीजन मिलता है हीमोग्लोबिन से तो हीमोग्लोबिन खुद लाल हो जाता है और हमारा खून भी लाल हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। ऑटोसोम की जोड़ी यानी ना ये बात कर रहा है किसका? गुणसूत्र का। ये बात हो रही है गुणसूत्र का, ठीक ना। गुणसूत्र ना हमारे मानव में 46 संख्या में 46, ठीक ना। लेकिन जोड़ी में अगर पूछ दे जोड़ी में तो इसका आधा यानी 23 जोड़ी। एक जोड़ी में 2 गो तो 23 जोड़ी। तो इसी को देखो, गुणसूत्र ना 2 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है ऑटोसोम्स जिससे हमारा शरीर बनता है, ठीक। और एक होता है ऑलोसोम्स। इसको समझ लेना यहीं पे, जिससे लड़का होगा या लड़की यहीं से डिसाइड होता है ना, यही आता है लड़का या लड़की। तो याद रखना ऑटोसोम्स होता है टोटल 22 जोड़ी में 22 यानी संख्या में 44, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ऑटोसोम पूछा है ना, तो ऑटोसोम होता है 22 जोड़ी। ऑलोसोम बच गया कितना? 44 में से 2 को बच गया, तो एक जोड़ी बचे। इसका मतलब कितना? 2, संख्या में 2 गो है ना। तो इसी से डिसाइड होगा कि लड़का होगा या लड़की। ये नर यानी पुरुष से निकल के आता है। तो अब कभी नहीं ना भूलिएगा, ऑटोसोम 22 जोड़ी, संख्या में 44, ऑलोसोम 1 जोड़ी यानी संख्या में 2। गुणसूत्र 2 प्रकार के आते हैं, ठीक ना। इससे शरीर का निर्माण होता है और इससे लड़का होगा या लड़की ये डिसाइड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग। तो इसका देखो, इस बाबू ने भी सही लगाया, लाल रंग का। लाल रंग के प्रकाश में ना अब बताओ प्रकाश कितने प्रकार के रंगों से मिलकर बना है? 7। तो 7 में ये सब तो हो भी करता है, लेकिन उसमें लाल रंग का प्रकाश होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण ना सबसे अधिक होता है पौधों में। नीला में इससे कम, हरा में तो बिल्कुल भी नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक लाल में, सबसे कम क्या इसमें हो भी नहीं करता है हरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि सबसे प्रभावी रंग कौन सा है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो लाल। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? सभी तत्वों की संयोजकता ना एक ही ग्रुप का तत्व अगर उठाकर देखिएगा, मान ली ग्रुप कितना है आवर्त सारणी में, ऐसे ऐसे करके ग्रुप बना हुआ है 18 गो है ना। ऐसे ऐसे जो चलता है ये आवर्त है, तो आवर्त 7 गो। तो किसी भी ग्रुप का अगर तत्व को उठाकर संयोजकता निकालिएगा ना, तो उसका संयोजकता समान आएगा, एकदम एक बराबर। और संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी से याद रख लीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ना किसी भी ग्रुप में यानी समूह में समान होता है, बराबर, एक समान है ना। इसको याद रख लीजिएगा ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है?
शराब, यानी शराब दारू जिसको बोलते हैं अपने भाषा में। तो शराब ना मेथनॉल मत बोल दीजिएगा, मेथनॉल मीथेन गैस, मेथनॉल से देखो ना, मीथेन से मेथनॉल बना है। तो मीथेन गैस CH4 जहरीली गैस है ना, जहरीला होता है। तो इसको कभी शराब में नहीं लिया जाता है, इसका शराब के रूप में एथेनॉल को यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक ना, इसका आणविक सूत्र यही होता है। तो एथेनॉल को शराब के रूप में पीते हैं। मेथनॉल तो जहरीली गैस है ना, मीथेन खुद जहरीली गैस है, आग लग जाता है, इसीलिए इसको नहीं, एथेनॉल को। चलो क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर मैं 35 घेर दिया हूँ, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में, तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है। तीसरा वर्ग बोला है, देखो जैसे पीरियोडिक टेबल में फोटो लगा दूंगा, देख लीजिएगा। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, ऐसे करके 18 वर्ग हैं। और आवर्त 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त और समूह, समूह को एक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक। तो आवर्त है 7 और ग्रुप है 18। तो कह रहा है तीसरे वर्ग में कितने तत्व हैं। तो तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या है ना 30 और 2 32 है ना। जब देखिएगा पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स निकल के इसमें भी 15 और इसमें भी 15। तो 15 15 30 और 2 गो ऊपर है ये वाला, तो 30 2 32। तो इसका आंसर होगा 32, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इससे समझ जाइएगा कि अगर बोल दे कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो तीसरे आवर्त में वर्ग की जगह अगर आवर्त लिख देना, आवर्त, तब इसका आंसर होगा डी, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन घेर कर रखिएगा, इसको ऐसा क्वेश्चन आए तो मत बनाइएगा, नहीं समझ में आए तो 40 न बनाना है, 80 में आराम से कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल यानी सोलर प्लेट में। तो सोलर प्लेट में ना अर्धचालक का यूज होता है, अर्धचालक। अब अर्धचालक है कितने, अर्धचालक 7 हैं और 7 में एक सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका यूज सोलर प्लेट में किया जाता है, सोलर सेल में। चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना और उसका परमाणु संख्या पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ना ला के जोड़ दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। जैसे 2 + 8 + 7, टोटल परमाणु संख्या कितना आ जाएगा, 2 8 10 10 7 17, यानी 17। और 17 होता किसका है, अगर पूछ दे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है तो क्लोरीन का। तो इसका आंसर देखो, इस बाबू ने भी सही टिक लगाया है, सी होगा, ठीक, 17। क्वेश्चन नंबर 38 है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन, अब इसको तोड़ कर देखो ना, ड्यूरा जोड़ एलुमीन, ठीक। तो एलुमीन में एलू आ रहा है ना, तो एलू का मतलब होता है एलुमिनियम, है ना। एलुमिनियम का संकेत यही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुमिनियम, सी। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होता है। सोडियम, सोडियम का तो पहले बताओ अणु सूत्र क्या होता है। सोडियम का Na होता है और फॉस्फेट का होता है PO4, ठीक ना। तो ये है किसमें, अब देखो PO4 ना हमेशा 3 धन आयन त्यागता है, यानी 3 त्यागता है। और सोडियम बाय कक्षा में इसके 1 आता है, तो ये एक ही परमाणु त्यागेगा, यानी सोडियम और PO4। तो इसके नीचे 3, ये 3 त्यागेगा और ये 1, तो ये चला जाता है इसके लिए और ये हो जाता है इसके लिए। तो ये कैसे होगा, Na3 और PO4 ये गुना हो जाता है। तो 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही ना होगा, तो इसका आंसर ये होगा। और ये है किसमें, इसी में, ठीक है। इस बाबू का भी सही है, Na3 PO4। चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ब्रिक यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। संरचनात्मक, इसने भी सही टिक लगाया, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 41 और लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 में मैं 42 से 80 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। यह भी हमारा लास्ट और 41 क्वेश्चन पार्ट 1 का। चलो क्वेश्चन नंबर है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए।
पवन विद्युत जनित्र में। फिल्मों में भी देखे होंगे आप, पवन चक्की लगा रहता है, तो उसके लिए पवन यानी हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर घंटा। इसको याद रख लीजिएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा पवन चक्की का वेग होना चाहिए। ठीक, आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।